जय हिंद दोस्तों। अगर आप पिछले कुछ दिनों की सोशल मीडिया की एक्टिविटी की तरफ नज़र डालेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखने के लिए मिलेगी कि एक बड़ा तबका है जो कि इस समय ये कह रहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए बंगाल में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ की सरकार, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसको लेकर सही कदम नहीं उठा पा रही है। अब ये चीज़ जो एक प्रबल प्रबल तरीके से उठ रही है, एक बहुत बड़े तबके से उठ रही है, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारे समुदाय हैं जिसको लेकर बोल रहे हैं कि इस तरह का कुछ राष्ट्रपति शासन वाला काम होना चाहिए। उसके ऊपर अमल होगा या नहीं होगा ये तो हमें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन इस समय जो माहौल देश के अंदर बन रहा है वो कोरोना के पैरेलल ही उतना ही बुरा है। जितना कोविड के कारण लोग परेशान हो रहे हैं, उतना उससे भी ज़्यादा परेशान लोग इस समय बिहार में, बंगाल में वहाँ की सरकार के कारण हो रहे हैं। क्योंकि बंगाल में इस समय जो अराजकता फैल रही है वो वहाँ की सरकार के द्वारा फैलाई जा रही है, और सबसे बड़ी बात, अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो वो वहाँ पर उसको रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर रही। मतलब पहले तो ममता बनर्जी ने इस बात को कहते हुए एडमिट किया था कि भाई वहाँ पर 16 लोगों की मृत्यु हुई और कंपनसेशन भी डिक्लेयर किया था, लेकिन अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो उससे बिल्कुल भी अलग है। और वैसे भी सरकारी आंकड़ों पे आप हमेशा की तरह एकदम आंख बंद करके भरोसा तो कर ही नहीं सकते। और ममता बनर्जी का जिस तरह से इतिहास रहा है, जिस तरह से दूसरी जो पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टी भी है जो वहाँ बंगाल में, उन लोगों ने भी आरोप लगाए हैं कि उनके लोगों के ऊपर भी टीएमसी के गुंडों ने इसी प्रकार से हमला किया है। तो यहाँ पे अब बात अकेले भाजपा की नहीं रह गई है, यहाँ पे बल्कि और भी कई सारी पार्टीज़ हैं जिनके कार्यकर्ताओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और वहाँ की सरकार ने इसके ऊपर चुप्पी साध के रखी है। लेकिन इसी बीच TV9 के एक पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात का अंदेशा दिया कि नरेंद्र मोदी अगर कुछ बोल रहे होते हैं तो फिर भी एक बार इस बारे में हम कह सकते हैं कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध के रखी है, तो उनकी चुप्पी जो है वो ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा हो जाए। अब उनका ये कहना था कि लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी कि ये तो वाकई में सही बात है कि नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध के रखी है। तो हो सकता है कि अभी वो इस बारे में ये विचार कर रहे हो कि भाई ममता बनर्जी, क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, अगर वही उसको लेकर सही कदम उठाएं तो ठीक रहेगा, उनके हस्तक्षेप की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर ममता बनर्जी ने ज़्यादा समय तक किसी चीज़ की पेशेंस की परीक्षा लेती हैं तो हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़ा ही देखने के लिए मिले, क्योंकि लोग तो ऑलरेडी इस बात की मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। और वैसे भी ममता बनर्जी विधानसभा, जो बंगाल विधानसभा है, उसमें किसी भी पार्टी से, किसी भी सीट से चुनकर नहीं आई हैं। एकमात्र सीट पर उन्होंने अपना चुनाव लड़ा था, नंदीग्राम सीट के ऊपर से, और वो वहाँ से भी चुनाव हार गई थी। अगले आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर उन्होंने अगर उपचुनाव में नहीं जीत दर्ज की तो उनको अपने बंगाल के मुख्यमंत्री के पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बात बाय लॉ कही जा रही है और ये बात बिल्कुल सही तरीके से सही भी है। लेकिन यहाँ पे बंगाल में ये चीज़ कही जा रही है कि तूफान से पहले की शांति है, जो इस समय कुछ भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिल रहा है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि आने वाले समय में अब ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है और ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मोदी की जो शांति है वो लोगों को अब खतरनाक शांति की तरह लगने लगी है, और लोग इसको लेकर अब जाहिर तौर पर उग्र भी हो रहे हैं कि भाई आखिर कोई कैसे ऐसा हो सकता है कि अपनी ही जनता के साथ ऐसा व्यवहार करे। कई सारे ऐसे महंत हैं जो कि अब निकल कर सामने आ रहे हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने भी साफ तौर पे कहा कि भाई मोदी और शाह को चुनकर हमने क्यों वहाँ पे बिठाया है, क्या इसीलिए कि वो अपने लोगों की जान जाते हुए देखते रहें और सिर्फ निंदा करके या धरना करके अलग हट जाएँ। और कई सारे महंत हैं, परमनाथ हंस जी जो हैं उन्होंने भी अयोध्या के, उन्होंने यही बात करी है कि भाई वो तो आत्मदाह की बात कर रहे हैं कि अगर 24 मई तक इस कंडीशन कंट्रोल में नहीं लाया गया तो वो 25 तारीख को अपना आत्मदाह कर लेंगे। तो अब देखना ही होगा कि क्या सरकार इस चीज़ को लेकर कोई बहुत बड़ा कदम उठाती है या यूं ही हाथ पे हाथ बांध कर बैठी रहती है, क्योंकि फ़िलहाल जनता जो है वो अपनी उम्मीद खो रही है, विश्वास खो रही है। ऐसे में सरकार को कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने एक तरफ अब ये भी कहना शुरू कर दिया है कि यहाँ पे हम बंगाल को कश्मीर की तरह नहीं बनने देंगे। गौरतलब है कि कश्मीर में जिस तरीके से जेनोसाइड हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ व्यवहार हुआ था, उसी तरह का अब लोग कह रहे हैं कि बंगाल में भी उसी वैसा ही कुछ माहौल बनता जा रहा है। कई वरिष्ठ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जैसा कि हम लोगों ने पार्टीशन के टाइम पे समझा था, देखा है, पढ़ा है, कुछ उसी तरह के माहौल इस समय बंगाल में बन गए हैं, और बंगाल के लोगों को भाग भाग कर अपनी जान बचाने के लिए आसम की तरफ भागना पड़ रहा है। तो ये जो स्थिति है ये और भी ज़्यादा डराने वाली है, और भी ज़्यादा भयावह है, क्योंकि ये कंडीशन लोगों को मजबूर कर रही है कि अपने घरों को छोड़ने के लिए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि वहाँ पे रोहिंग्याओं ने ये पूरा मचा के रखा हुआ, जिन रोहिंग्याओं को मोदी सरकार बाहर निकालने की बात कर रही थी CAA NRC के बाद, और उन्हीं के ऊपर कई सारे लिबरल लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि वो अगर यहाँ से निकाले जाएंगे तो वो आखिर में जाएंगे कहाँ। हालांकि इन लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि जब घर में खाने के लिए 2 ही बच्चों के लिए पैसे हों तो बाहर से आए हुए 3 और चौथे बच्चों की जिम्मेदारी हमको नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बात तो वही है ना, बोलने में कुछ जाता नहीं है, इसीलिए कुछ भी उठा के बोल देते हैं। बहरहाल बंगाल में जो भी स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर पूरा देश अभी अपनी नज़रें गड़ा के बैठा हुआ है। वहीं वर्ल्ड मीडिया इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कई लोग
कि क्यों वहाँ की मीडिया इस बारे में खबर नहीं दिखा रही है। हालांकि इस बारे में ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया बंगाल की खबरें दिखाने से इसीलिए भी हिचक रहा है क्योंकि अगर वो बंगाल के बारे में खबर बताता है और कल को राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है और ममता बनर्जी ही सत्ता में रहती हैं तो उनको ऐड कौन देगा। क्योंकि देखिए न्यूज़ चैनल्स की सबसे बड़ी कमाई होती है वो राज्य सरकारों के थ्रू ही होती है, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें उनको ऐड देती हैं और ऐड से उनकी एक मोटी कमाई होती है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का अगर आपको ध्यान हो तो सुनने में आया था कि करीब करीब 150 करोड़ रुपए उन्होंने अपनी ही एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए थे। तो इतनी बड़ी रकम यदि कोई मुख्यमंत्री खर्च करने के लिए बैठा हुआ हो तो आखिर कोई मीडिया हाउस कैसे उनकी बुराई कर देगा। तो यही असमंजस की स्थिति इस समय मीडिया के सामने बनी हुई है कि आखिर वो कैसे अपने आकाओं की बुराई कर सकते हैं, इसीलिए वो बुराई करने में हिचक भी रहे हैं और ये बंगाल में जो हो रही हिंसा है वो बाहर आ भी नहीं पा रही है। लेकिन बात तो वही है ना कि जो लोग इस समय बंगाल में जाकर हालात देख रहे हैं, जो बंगाल में जाकर बातें समझ रहे हैं, वो जब बाहर आते हैं तो वो कुछ और ही बातें कहते हैं और इस बात से उनको बाकी लोगों को भी वाकिफ़ कराते हैं कि भाई आखिर बंगाल में क्या चल रहा है। जैसे हम मौजूदा दौर की बात करें तो रेखा शर्मा जी जो चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की, वो जब बंगाल पहुंची थी तब उन्होंने अपनी कुछ टीम के साथ वहाँ पर घूमना, मतलब लोगों के पास जाना शुरू किया, घूम के अलग अलग जगह पे जो भी पीड़ित महिलाएं थीं, बच्चे थे, उन सभी से उन्होंने बात करना शुरू करी। तो वहाँ की महिलाओं ने एक जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि भाई हम आपसे कोई बात शेयर नहीं करना चाहते क्योंकि आप तो सर्वे करके चले जाओगे, लेकिन उसके बाद जो टीएमसी के गुंडे आएंगे उनको हमें ही झेलना होगा। तो ऐसा वहाँ पे एनसीडब्ल्यू की जो प्रवक्ता हैं, जो चेयरपर्सन हैं रेखा शर्मा जी, उन्होंने खुद ये बात कही। साथ ही साथ उन्होंने उसके एक दिन पहले ये भी कहा था कि जब मैं अपना जो विज़िट थी वेस्ट बंगाल का वो एक दिन बढ़ाने की बात कर रही थी तो वहाँ की सरकार ने मुझे ये कहते हुए मना कर दिया कि भाई यहाँ पे कोविड की जो महामारी है वो बहुत ज़्यादा फैल रही है, ऐसे में कल से पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं वो सब सबसे पहले कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट में लगे होंगे, इसलिए हम आपको बिल्कुल भी एंटरटेन कर नहीं पाएंगे। आप एक बार कोविड की स्थिति को सामान्य हो जाने दीजिए, उसके बाद आप दोबारा आइए, हम बिल्कुल आपका साथ देंगे, जितने भी आपको सपोर्ट चाहिए उतना सपोर्ट देंगे। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि अगर कोविड मतलब मान लीजिए 6 महीने तक नॉर्मल स्थिति उससे नहीं होती है तो क्या 6 महीने बाद जाँच की जाएगी, और 6 महीने बाद जाँच की जाएगी तो कितने ही लोग होंगे जो कि गायब हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे, या उनको कुछ इस तरीके से समझा दिया जाएगा कि भाई वो सच्चाई जो है बंगाल की वो सामने नहीं बताएंगे। इसीलिए गर्म लोहे पर ही चोट मारी जाती है, क्योंकि तभी उसको समझा जा सकता है। और यही स्थिति अभी बंगाल के लोगों की भी है कि अगर अभी पूछताछ नहीं होती है, जिन लोगों के साथ जान करके ये सब किया गया है, तो समस्या बड़ी हो सकती है। वहीं केंद्रीय सरकार के द्वारा जो 4 सदस्यीय टीम भेजी गई थी फैक्ट चेकिंग के लिए, उनके हाथ भी कई सारे ऐसे ही साक्ष्य लगे हैं जो ये बताते हैं कि बंगाल में जो हिंसा इस समय चल रही है वो वाकई में बहुत ज़्यादा क्रूर है। वहीं उन लोगों के साथ भी वही सलूक किया गया था कि भाई एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया था कि आप पहले अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाइए, ये सब चीज़ें उनके साथ भी हुई थी उनको। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने जब कहा कि भैया आप इनको छोड़िए, ये फालतू की हरकतें बंद कीजिए, तब उनको छोड़ दिया गया। हालांकि जो बंगाल की हाई कोर्ट है वहाँ से भी फटकार लग चुकी है ममता बनर्जी को कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट क्यों नहीं सौंप रही हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री तो पहले ही उनको बोल चुके हैं कि भैया रिपोर्ट सबमिट करो, हम कोई पागल तो है नहीं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी को जो है हर तरफ से घेरा जा चुका है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है बंगाल में कुछ बड़ा देखने को मिले, और हो सकता है राष्ट्रपति शासन भी लगता हुआ दिखे, क्योंकि कई लोग इसको लेकर मांग कर रहे हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।